गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नामक के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में और गांव में घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी डेयरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संताल और उरांव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज्य में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। जैसे पहला, कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि, अर्थात जंगलों को काट कर जलाकर फिर साफ करके खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास को जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे वो काट कर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक रह जाती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे, अर्थात ज़्यादातर जो लोग थे वो इसी तरह की खेती करते थे। ये देखिए, ये लोग जंगलों से किस तरीके से उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं और एक दूसरी जगह से जा रहे हैं। प्रतिभूमि कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जो जमीन होती है तो उसे प्रतिभूमि कहते हैं और वो उपजाऊ हो जाती है कुछ समय बाद। साल एक पेड़ है। महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है और शराब बनाने के इस्तेमाल में भी आता है। ठीक है, ये देखिए लोग किस तरीके से जो मुंडा के उसके बिरसा के समर्थक थे जो उसके साथ चल रहे हैं।
उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। ये देखिए बाजार जाते हुए जो महिलाएं हैं वो जा रही हैं।